स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण में हम सबसे पहले जो है वो दर्पण सूत्र साबित करेंगे। दर्पण सूत्र होता क्या है, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। 10th क्लास में क्या पढ़े हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि अगर हम दर्पण सूत्र में अगर ये पढ़ रहे हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। फिर इसमें v और u का मान हो सकता है कि किसी में निगेटिव है, तो उस समय देखा जाएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ये होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये किसके लिए है, गोलीय दर्पण के लिए है, क्योंकि गोलीय दर्पण से ही क्या हुआ है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। गोलीय दर्पण को जब बीचों बीच काट दिया जाता है और उसके बाह्य पृष्ठ की जब कलई की जाती है और उसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाता है, धंसा हुआ रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जब आंतरिक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है और परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। और गोलीय दर्पण का जो फॉर्मूला होगा, जिसमें उसकी फोकस दूरी, उसके वस्तु की दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध की व्याख्या की जाएगी, तो वो संबंध की व्याख्या ही क्या कहलाती है, दर्पण सूत्र कहलाता है ना, यह कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि अगर मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण के क्या हो, ए भी एक वस्तु हो, तो अवतल दर्पण के नामकरण में यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है कि m और m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। सही है। तो अब देखो लिख लेना कि m और m डैश, ये नामकरण कर देना, बाद में इसके बारे में लिखेंगे अभी। तो m और m डैश एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ध्रुव क्या है, p है, और इसका मुख्य अक्ष क्या है, x और x डैश है, और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है a b, और इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, a डैश और b डैश है। अब ऐसे ही ये प्रतिबिंब नहीं बन गया। जब प्रतिबिंब का परिभाषा लिखवाए हैं तो बताए हैं कि वस्तु से आने वाली प्रकाशीय किरणें जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है ना, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। सही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और ये भी है, जो वास्तविक लोग होते हैं वो हमेशा ही उल्टा जाने जाते हैं, है कि नहीं। वास्तविक चीज़ें बोल देने पर लोग क्या हो जाते हैं, समझते हैं कि एकदम पगलेट है, उल्टा आदमी है। इससे भी आप समझ सकते हो, जैसे अभी एक विद्यार्थी बोला तो हम लोग से क्वेश्चन ही नहीं खे बोला, तो वास्तविक चीज़ बोला ना, यानी कि बनवा हीरो, तुरंत रिप्लाई आया था कि नहीं आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी नज़र में वो क्या हो गया, वो उल्टा हो गया, उल्टा बोल रहा है कि नहीं, जबकि वो बोल रहा है वास्तविक चीज़, लेकिन आपको वो क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है। तो वास्तविक चीज़ें सदैव क्या होती हैं, उल्टी ही नज़र आती हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये ए बी जो है वह एक वस्तु है और इससे निकलने वाली प्रकाशीय किरण दो है। एक है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस पथ पर आती हैं उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। बोलोगे कि सर इसको टच नहीं कराए हैं, क्या ज़रूरत है, लो इसको टच भी करा देते हैं तो इससे क्या बनने बिगड़ने वाला है। हमारा काम तो केवल यहीं से न चलने वाला है कि नहीं, इस फिगर से ही चलने वाला है। तो अभी तक जितना व्याख्या किए हैं वो सारी चीज़ों को हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि m डैश क्या है, माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव p है। सही है, जिसका ध्रुव p है, एवं मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष है x डैश, मुख्य अक्ष x डैश है, यही ना है, मुख्य अक्ष क्या है, x डैश है। इस मुख्य अक्ष पर कौन सी वस्तु है, ए बी। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कौन है, ए बी है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है कि नहीं, जिसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है। एवं इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखना, एवं इस स्थिति में चिन्ह परिपाटी का उपयोग पहले ही कर देंगे।
चिन्ह परिपाटी से। क्या होगा चिन्ह परिपाटी से? तो अगर ये वस्तु है तो ये वस्तु का दूरी कहलाएगा कि नहीं? P से B तक वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर क्या है? PB है। और वस्तु की दूरी देखा जाए तो ये किधर है? ऋणात्मक है ना, x डैश की तरफ है ना। तो ये वस्तु की दूरी को सूचित किससे किया जाता है? U से। और ये क्या हो गया? माइनस, क्योंकि ये किधर है? x डैश की तरफ। और x डैश की तरफ हमेशा मान क्या होता है? निगेटिव होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं पढ़ी हो? होता है ना? ठीक है। वस्तु की दूरी के बाद किधर आएंगे? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ पर? a डैश है ना, a डैश। तो ये P से a डैश जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ पर किससे सूचित किया गया है? P a डैश से। यही इसका यथावत स्थिति है। तो P a डैश, और P a डैश को किससे सूचित करेंगे? V से। और यह है किधर? x डैश की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो, ये U मिल गया, V मिल गया, अब क्या चाहिए? F। तो F इसमें क्या है? P और F को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। तो लिखेंगे फोकस दूरी। क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है भाई? फोकस दूरी जो है वो है PF, और PF का मान क्या है यहाँ पर? -F, क्योंकि इसी से ना सूचित किया जाता है फोकस दूरी को। यहाँ देखो, कहाँ उधर देख रही है? नहीं नहीं, पीछे क्या नाम है? वो लड़की देख रही है, भूल रहे हैं ना। देखते हैं आगे। अब ये हो गया इसका क्या? चिन्ह परिपाटी से टोटल व्याख्या की V किसे कहेंगे, U किसे कहेंगे और F किसे कहेंगे। अब आते हैं प्रतिबिंब a डैश b डैश है, और प्रतिबिंब a डैश b डैश है तो प्रतिबिंब वास्तविक क्या है? उल्टा है। ये तो पहले ही बता चुके हैं। क्या ऐसा जरूरी थोड़ी ना हम a डैश और b डैश भी लिख करके हम बोल रहे हैं ना कि वो उल्टा है कि नहीं? वो तो किताबी भाषा हो गया ना, कि ना जो किताब में जो दिले बताओ ने छाप दी सर जी, हम अपने मन से बना दिए कि वो भी जो है वो वस्तु है, a डैश b डैश जो है वो क्या है? वो प्रतिबिंब है। हम उसको बोल रहे हैं ना कि नहीं उल्टा है, तो संकेत में क्या रखा है? समझ में आया? तो a डैश b डैश जो है वो वास्तविक उल्टा है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं त्रिभुज चित्र से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज a डैश b डैश C में, a डैश b डैश C में। तो क्या होगा? ध्यान देना, ये कोण A जो है कोण B डैश के बराबर होगा, कोण A कोण B डैश के बराबर होगा, और ये जो कोण A डैश है वह B के बराबर होगा। यह जो कोण A डैश है वह कोण B के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब इसके बाद देखना, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो दोनों बराबर हुआ, तो अब इसके बाद क्या बचा? ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो ए समरूपता होता है ना, ए समरूपता पढ़े हो? दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC तथा a डैश b डैश C क्या है? समरूप है। तो देखो, अगर ये समरूप है, 10 क्लास का है ये टॉपिक, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? a डैश b डैश C के। होगा कि नहीं होगा? तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में एक चीज देखने को मिलेगा कि AB और बटा में a डैश b डैश बराबर हो जाएगा किसके? BC और बटा में a डैश C के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद तो दूसरा त्रिभुज है a डैश b डैश F, पुनः त्रिभुज, या पुनः ठीक इसी प्रकार, अब बार बार समरूपता नहीं दिखाएंगे, इसी प्रकार दो एंगल जैसे बराबर हुआ, ठीक इसी प्रकार क्या होगा? तो ये जो कोण n है वह कोण b के बराबर होगा, यह जो कोण n डैश है वह b डैश के बराबर होगा, कोण n a डैश के बराबर होगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इस स्थिति में ठीक इसी प्रकार n डैश n f, या लिखेंगे कि a डैश b डैश n एवं n डैश n f क्या है? समरूप है कि नहीं? समरूप है तो क्या होगा? इसलिए a डैश f, या यहाँ पर a भी लिया है ना लंब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a डैश b डैश होगा ना जी।
ए डैश बी डैश एन एवं एन डैश एन एफ में, एन डैश एन एफ में देखो एन डैश एन और बटा में क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश होगा ना, और बराबर एन एफ और बटा में ए डैश एफ होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, आप क्या करेंगे, एन डैश एन है तो ये एन डैश एन किसके बराबर है, एन डैश एन जो है वो ए बी के बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि एन डैश एन बराबर ए बी, और ये देखो ये जो एन एफ है वह किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है कि नहीं। तो लिखेंगे कि एन एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, और क्यों पी एफ हो गया, क्योंकि एन पी के क्या है नज़दीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एन पी के अत्यंत नज़दीक है। तो अगर यह एन पी के अत्यंत नज़दीक है तो इस स्थिति में क्या हो गया एन एफ बराबर पी एफ। क्लियर है ना। अब ध्यान देना, अब ये जो दोनों मान है, ये मान और ये मान दोनों रखा जाएगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में एन डैश एन के जगह पर क्या रखेंगे ए बी, और ए बी हो गया, और ये बटा में क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, और बराबर एन एफ है तो यहाँ पर क्या रखेंगे पी एफ, और बटा में क्या हो जाएगा ए डैश एफ। होगा या नहीं होगा। अब ध्यान देना कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और देखा जाए तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश और ए बी बटा में ए डैश बी डैश, समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS पार्ट बराबर है या नहीं है। तो लिखेंगे कि इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा भाई, तो इसका LHS बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा BC और बटे में ए डैश सी, और ये हो जाएगा PF और बटे में ए डैश एफ। कोई दिक्कत। अब BC का अगर मान रखा जाए तो BC कहाँ है, यही ना है, तो BC को हम क्या रख सकते हैं, BC को हम कर सकते हैं PB, क्या कर सकते हैं PB और माइनस PC किया जा सकता है, और बटा में ए डैश सी, तो यही ना है ए डैश सी, तो ए डैश सी को क्या कर सकते हैं PC और माइनस क्या कर देंगे PA डैश कर सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा ए डैश सी, ए डैश सी यही ना है ए डैश सी, तो इसको PC में से PA डैश घटा देंगे तो यही ना बचेगा। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको BC, तो ये रहा B और ये रहा C, तो P और B में से P और C घटा देंगे तो नहीं मिल जाएगा BC, मिला या नहीं मिला। नेक्स्ट अब आते हैं RHS में PF, तो PF तो सेम टू सेम दिखाई पड़ रहा है कि फोकस दूरी है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये PF रखेंगे, और बटा में A डैश F, तो देखो A डैश F कैसे मिलेगा, PA डैश है ना, PA डैश है ना, हमको A डैश F चाहिए, तो A डैश F के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं PC और माइनस ये करेंगे तो हो जाएगा, नहीं हमको A डैश F चाहिए ना, A डैश F चाहिए, तो A डैश F के लिए क्या करेंगे PA डैश माइनस PF किया जाएगा ना, तो यही करेंगे PA डैश और माइनस PF, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी से सबका मान रखेंगे, तो देखो PB है तो PB क्या है यहाँ पर माइनस U है कि नहीं, तो हम रखेंगे यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से सभी मानों को, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा PB के जगह पर माइनस U, माइनस PC क्या है भाई, PC जो है वो तो वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पर क्या है R से सूचित किया जाएगा, ऋणात्मक है। PC वक्रता त्रिज्या है तो माइनस R से, और PA डैश को किससे सूचित करेंगे माइनस V से, तो ये हो गया माइनस V बराबर, PF को किससे सूचित करेंगे माइनस F से किया जाएगा, PA डैश है तो PA डैश को किससे सूचित करेंगे माइनस V से, माइनस PF को किससे सूचित करेंगे माइनस F से, ये हो गया माइनस U और प्लस R, और ये हो जाएगा प्लस R और प्लस V, सॉरी ये हो जाएगा माइनस R और प्लस V, और इधर क्या बचेगा माइनस F माइनस V और प्लस F, होगा या नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये यहाँ पर है R माइनस U, तो करेंगे R माइनस U, और इधर है F माइनस V, तो ये हो गया F माइनस V, ये माइनस F और गुणा किस में करेंगे माइनस R में, और किसका गुणा करेंगे प्लस V का, तो माइनस R और प्लस V। कोई दिक्कत। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, अब ये 2 पद आ गया, दोनों का गुणा करेंगे, R में F का करेंगे तो क्या हो जाएगा FR, होगा कि नहीं होगा। R में V का करेंगे तो क्या होगा VR, U में F का करेंगे तो UF, U में V का करेंगे तो प्लस UV, इसका करेंगे ना माइनस माइनस प्लस FR, होगा कि नहीं होगा।
तो ये क्या हो जाएगा एफ आर और माइनस प्लस माइनस एफ भी होगा ना जी। अब देखा जाए तो कुछ कटने वाला है, प्लस एफ आर और ये प्लस एफ आर कट जाएगा और इधर क्या बच गया, ये एफ भी है ना, एफ भी दिखाई पड़ रहा है क्या कहीं, नहीं, यहाँ पर ये भी है ना, भी आर अभी बाकी है, तो भी आर कहीं पर है यहाँ पर नहीं है। हमको क्या चाहिए 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u है ना, 1/v और प्लस 1/u। तो हमें v और u से मतलब है, v और u से मतलब है, ये रहा v और ये रहा v है ना, और u, तो ये कैंसिल होना चाहिए, वी आर माइनस यू एफ प्लस यू भी, और ये हो गया एफ भी। चलो ठीक है, आर आ कहाँ से रहा है, आर आ रहा है माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, और ये भी आर आ रहा है ना, पी सी। ए डैश सी का मान निकालना है, तो ए डैश सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए डैश सी के लिए हम कर सकते हैं पी सी और माइनस पी ए डैश। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मान आता है। क्या नहीं, बी सी और बटा में ए डैश सी है ना, तो ये हो जाएगा माइनस यू और माइनस माइनस प्लस आर, और यहाँ होगा माइनस आर और प्लस भी, माइनस एफ और बटा में भी और प्लस एफ, सही तो है। अब यहाँ पर जो है वो हमको क्या मिला, हमको मिला है, देखो ध्यान दो, एक चीज़ समझो, यहाँ क्या मिला, यहाँ ये एफ आर मिला गुणा करने पर, और ये क्या मिला, आर से भी में गुणा किए हैं तो क्या मिला है, भी आर मिला है ना, माइनस प्लस माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू भी माइनस माइनस प्लस एफ आर और माइनस प्लस माइनस एफ भी मिला है ना। अब इसके बाद देखना, अगर हमारे पास जो मान मिला वो हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस भी आर माइनस यू एफ और प्लस यू भी बराबर माइनस एफ भी। अब एक चीज़ बताओ कि एफ बराबर हमको क्या मिला है, एफ बराबर r/2 मिला है, इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ एफ है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, r/2 रखा जा सकता है, तो रखा जा सकता है तो इसका यूज करेंगे, चूँकि f बराबर r/ क्या होता है 2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर रखा जा सकता है। तो अब देखते हैं ये क्या होगा, ये होगा माइनस भी और r की जगह पर क्या रखेंगे 2f और बराबर माइनस uf और प्लस u भी है ना, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस एफ भी। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2vf होगा और माइनस uf पहले से, अब प्लस क्या है u भी, और बराबर क्या है यहाँ पर माइनस एफ भी। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 2vf, और ये इधर आएगा तो प्लस vf। अब एक चीज़ ध्यान देना, v और u एक साथ होना चाहिए, है कि नहीं, तो ये है माइनस uf और प्लस u भी, और बराबर क्या आ गया 0। अब ये vf है और ये भी क्या है vf है ना, तो ये 2 गो है और ये 1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल vf बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और माइनस क्या है uf है ना, अब प्लस क्या है u भी, तो प्लस वाले को इधर ही छोड़ देंगे, u भी है तो u भी है, तो यहाँ पर u भी है तो इसको इधर ही छोड़ देंगे u भी, और ये सब इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा vf और प्लस uf, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों अगर पद हम RHS में लेकर के आएंगे तो दोनों प्लस होगा ना, तो यहाँ पर दोनों को हम क्या किया RHS में लेकर के चले गए, दोनों क्या हो गया प्लस आ गया। अब ध्यान देना, अब हमें क्या चाहिए ये देखते हैं, 1/f चाहिए, तो 1/f चाहिए तो ये कैसे मिलेगा 1/f, हम u भी r से दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, दोनों तरफ u भी r u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग दे करके देखते हैं क्या मिलता है, तो u भी है तो u भी और u भी f। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये u भी f से हमने सोच लिया कि भाग देना है, तो लास्ट में जब हल किए तो u भी आया है ना, और हमको बराबर के उधर क्या चाहिए 1/f, तो हम क्या करेंगे कि ये ऐसा करें कि u भी कट भी जाए और बटा में f भी आ जाए, तो बटा में u भी करके f करेंगे तभी ना ये u भी कटेगा f आ जाएगा, तो इसी को देख करके हमने u भी f से क्या कर दिया, दोनों तरफ भाग कर दिया। अब इधर क्या है vf है, तो ये vf और बटा में क्या हो जाएगा u भी f, ये uf है तो uf और बटा में u भी f। अब ध्यान देना,
यू भी से यू भी कट जाएगा, भी एफ से भी एफ कट जाएगा, और यू एफ से यू और एफ कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1/में एफ, और यहाँ क्या बचा 1/में यू, और यहाँ क्या बचा 1/में भी। इसलिए 1/में एफ बराबर 1/में भी और जोड़ 1/में यू। यही ना दर्पण सूत्र है। साबित हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन हुआ था। तो वो कन्फ्यूजन किस वजह से हुआ था? हमने देखा आर, और आर का जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक फार्मूला है हमारे पास, एफ बराबर आर बाई 2, और फिर आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, और जैसे ही 2f रखेंगे तो ये फिर क्या आ जाएगा वी एफ के फॉर्म में, और इधर जो है वो वी एफ है ही। हल करेंगे और उसके बाद हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दर्पण सूत्र आ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद इसके आगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में हो गया, तो अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट किया जाए।